गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केटीजी जो पिछले लेक्चर में हम लोग कल जहां तक पढ़े थे उसका आगे हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हेडिंग बना हुआ आप लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले आपको बता दें क्या कि ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है, तो इसको हम एक्सप्लेन करें उससे पहले आप एक दो लाइन इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच गैस, the rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root, inversely proportional to the square root of the density of the gas, square root of the density of the gas। मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आप समझ लो कि यहां पर कहा गया है क्या, सिंपल ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम लोग को ये बताया गया है कि किसी भी गैस के डिफ्यूज, मतलब आइडियल गैस के केस में कहा गया है किसी भी आइडियल गैस के डिफ्यूज होने का जो रेट होगा, किसी भी आइडियल गैस के डिफ्यूज होने का जो रेट होगा वह उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली होगा। मतलब सिंपली समझ लो कि किसी भी आइडियल गैस के डिफ्यूज होने का जो रेट होगा वो उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली होगा। इस बात को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन मानते हैं। पहले जो स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम यहां से एजम्पशन एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहां पर आर का मतलब हम बोल रहे हैं बाबू रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर का मतलब हम बोल रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर का मतलब हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है वीआरएमएस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? वीआरएमएस पे। वीआरएमएस वह स्पीड, रूट मीन स्पीड जिसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है। तो ये जब डायरेक्टली रूप से डिपेंड करेगा तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के अगर हम इक्वल टू के साइन को देंगे तो यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो जब यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मान लेते हैं जैसे R1, तो R1 इक्वल टू कांस्टेंट V1 RMS रूट मीन स्पीड V1 1 नाम दे दिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। वैसे R2 इक्वल टू K V2 RMS मान ले और इसको इक्वेशन सेकंड मान ले। लेट करके मान रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा डायरेक्टली रूप से वीआरएमएस पे रूट मीन स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे लिखें। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो k से k कैंसिल हो गए, यही इक्वेशन R1 by R2 V1 RMS by V2 RMS हो जाएगा। यही R1 by R2 किसके बराबर हो जाएगा? V1 RMS by V2 RMS के बराबर हो जाएगा। अब मान लो कि जब ये इसके बराबर हो जाएगा तब वैसी स्थिति में जब ये बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहां तक हम पहले नोट कर लिए। अब कल हम आप लोगों को पावर में प्रेशर निकलवाए हुए थे, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो वहां हमने कल एक फार्मूला दिया था 1/3 m by v VRMS का स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, कल एक फार्मूला में बताया था। या कैपिटल M की जगह पर, कैपिटल M के जगह यहां हम बता दें कि ऐसे लिखा हुआ था n स्मॉल m। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, n स्मॉल m जो था एक मॉलिक्यूल का मास था। अब मान लो कि बाबू जब यहां ऐसे लिख दिया गया, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं है, तो सबसे पहले यहां से हम VRMS निकालें। तो VRMS कल हम निकाले थे तो कैसे आया था बताओ, 1/3 मास के जगह पर हमने क्या लिखा था, मास के जगह पर जैसे डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो मास के जगह पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू VRMS का स्क्वायर। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा और जब वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा तो वैसी स्थिति में इसको अगर इधर गुना कर ले तो 3p by rho इक्वल टू VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा के अगर इधर रूट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3p by rho इक्वल टू VRMS।
मतलब बाबू कि VRMS जो हमारा है वो √3p/ρ है। इसमें तो मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब VRMS निकाल लिया, अभी हम जो टॉपिक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, टॉपिक पे भी मैं आएंगे, तो पहले VRMS के लिए रिलेशन में मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब VRMS के इस रिलेशन में जब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमने भी निकाला था, पहले आप यहाँ तक मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। अब आप यहाँ पे गौर करो फिर से। अब जब हमने यहां तक जो निकाला था, तो यहां पर हमने क्या निकाला था, R1/R2 इक्वल टू V1 RMS बाई V2 RMS। तो अगर यहां पर हम अगर पुट करना V1 RMS लिखे और V2 RMS अगर यहां लिखे हैं, तो यहां पर चाहा जाए पुट किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, R1/R2। तो V1 RMS अगर 1 करके लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, √3p1/ρ1 बाई √3p2/ρ2, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। अब जब यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें आपको जब कोई डाउट नहीं है, तब आप गौर से सोचोगे तो आपको यहां पर एक चीज दिखाई देगा। इसमें जब आपको कोई डाउट नहीं है, तो यहां पर आप गौर से देखोगे, यहां पर अगर हम लेट कर ले कि लेट प्रेशर of both gases are same। अगर हम आपको यहां लेट कर ले कि प्रेशर ऑफ बोथ गैसेज आर सेम, मतलब दोनों गैस का अगर प्रेशर सेम हो जाए, तो वैसी स्थिति में यही क्या बन जाएगा, R1/R2, प्रेशर 3 कट गया तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर रो2 ऊपर चला जाएगा और रो1 नीचे चला जाएगा। प्रेशर सेम होने का मतलब कि P1 और P2 दोनों जब आपस में बराबर हो गया, लेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 भी कट जाएगा, रो2 ऊपर चला जाएगा, तो R1/R2 रो2/रो1 हो गया। तो R1/R2 रो2/रो1 हो गया। तो यही ना हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही ना बोल रहा है कि किसी भी गैस के डिफ्यूज होने का जो रेट होता है वह उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली होता है। देखो ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, मतलब इसका इससे रिलेशन इनवर्सली का हुआ। ये डिनोमिनेटर में है, ये नोमिनेटर में है, मतलब इससे इसका रिलेशन क्या है, इनवर्सली का। ये एक छोटा सा टॉपिक था, इस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हमने अपने सेक्शन से एक्सप्लेन कर दिया। फिर लास्टली हम बोल रहे हैं, फिर सुन लो कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये बोला गया है कि किसी भी गैस के डिफ्यूज होने का जो रेट होता है वह इनवर्सली रूप से डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस पे, मतलब गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट पे इनवर्सली डिपेंड करता है। बाकी हमने अच्छे से मैथमेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर दिया, साथ में लिखते चले। बाकी जो पॉइंट आपको लगता है लिख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाल्टन्स लॉ। पहले इसको लिख लो। चलो अब हम लोग डाल्टन्स लॉ के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में डाल्टन्स लॉ, हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो भाई बहुत सिंपल लॉ है। मान लो कि बहुत सारे गैसेस को हम ले लिए और बहुत सारे गैस का हमने मिक्सचर बना दिया। मान लो ढेर सारा गैस ले लिए और ढेर सारे गैसेस का हमने मिक्सचर बना दिया। तो बता दो ढेर सारा गैस लिए और गैसेस का जब मिक्सचर बनाएंगे तो वहां पर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो क्या कहा जाता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स या मान लो कि मिक्सचर के अंदर में ढेर सारे गैसेज है, तो प्रत्येक गैसेज, मान लो कि बहुत सारा गैस अगर रख देंगे तो प्रत्येक गैस अपना अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो क्या कहा जाता है, डाल्टन साहब ने बताया कि मान लो कि एक कंटेनर है, सिंपल समझ लो ऐसे। डाल्टन साहब ने बताया कि मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है। तो इस कंटेनर में अगर बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर होगा तो उन सारे गैसेज का जो अपना अपना प्रेशर होगा
उन सारे गैसेज का जो अपना अपना प्रेशर होगा, उन सारे के अपने अपने प्रेशर, उन सारे के गैसेज के अपने अपने प्रेशर को अगर हम ऐड कर देंगे तो वह इस पूरे सिस्टम के गैसेज के मिक्सचर के प्रेशर के सम के बराबर होगा। मतलब कि मान लो भाई, फिर से बोल रहे हैं, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में ढेर सारे गैसेज को रख दिए। अब जब इस कंटेनर के अंदर में हम ढेर सारे गैसेज को रख देंगे, तो बहुत सारे गैस को जब रख देंगे तो बहुत सारे गैसेज अपना अलग अलग प्रेशर लाएगा। तो जो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर जो होगा वह सारे गैसेज के अपने अपने प्रेशर के सम के बराबर होगा। बात समझ में आई? पर इसी स्टेटमेंट को लैंग्वेज में लिख लीजिए, बहुत बेसिक टॉपिक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको पहले लिख लीजिए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, pressure exerted by mixture of several gases equal to the sum of pressure exerted by each gas occupy the same volume as that of the mixture। फिर से लास्ट बार एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज इक्वल टू sum of pressure exerted by each gas occupy the same volume as that of the mixture। समझ में आ गया होगा? चलो अब मान लो इस बात को अच्छे से समझाने के लिए अब मान लो ऐसे लिखते हैं कि मान लो कि जब गैसेज प्रेशर लगा रहे हो तो प्रेशर कब आया होगा? जब वहां फोर्स लगा होगा तो ही प्रेशर आया होगा। तो मान लो कि हम ऐसे करते हैं कि F नेट लिख लेते हैं। F नेट कैसे लिखेंगे? F नेट का मतलब यहां लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश डैश। तो F1 का मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे? तो F1 का मतलब मान लो यहां बताने के लिए ऐसे लिख देंगे कि F1 का मतलब होगा कि वह फोर्स, F1 का मतलब होगा कि फोर्स ऑफ द N1 molecules of the gas, force of the N1 molecules of gas। तो ऐसे ये F2 हो जाएगा फोर्स ऑफ द N2 molecules of gas। सिमिलरली मतलब मेरा कहने का मतलब कि N1 मॉलिक्यूल गैस के लिए जो फोर्स होगा उसको F1, N2 के लिए जो होगा उसको F2, N3 के लिए जो F3, सो ऑन, ऐसे ही फोर्स हो जाएगा। तो जब फोर्स ये हो जाएगा तो प्रेशर बहुत आसान होता है, प्रेशर बराबर F नेट बाय एरिया। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं? F नेट बाय एरिया, तो यहां पर F1 बाय A प्लस इसको F नेट बाय A से अच्छा है कि F1 बाय A F2 बाय A प्लस डैश डैश डैश। तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 और एरिया ये सब का सेम ही रहेगा, उसी कंटेनर के अंदर भी सब चीज हो रहा है। तो यही सिंपल सा हुआ कि मतलब प्रत्येक गैस के अपने अपने इंडिविजुअल प्रेशर का सम उस कंटेनर के पूरे प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये बड़ा बेसिक सा लॉ है, इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें बच्चों को समझ कोई डाउट नहीं होगा? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए लिखिए वेसल ऑफ वॉल्यूम, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 1660 सेंटीमीटर क्यूब, 1660 सेंटीमीटर क्यूब contains 0.1 mole, contains 0.1 mole of oxygen, 0.1 mole of oxygen and
and 0.2 mole of nitrogen. 0.2 mole of nitrogen. If the temperature of the mixture is 300 Kelvin, temperature of the mixture is 300 Kelvin, find its pressure. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन जो आपको दिए थे उसमें वॉल्यूम आपका 1660 सेंटीमीटर क्यूब था, यानी 1660 गुने 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। टेम्परेचर 300 केल्विन था, ऑक्सीजन के लिए इतना था मोल, नाइट्रोजन के लिए इतना था। प्रेशर निकालना था, कुछ नहीं करेंगे। पीवी बराबर हम एनआरटी नाम जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी नाम जानते हैं। तो पीवी बराबर जब एनआरटी होता है तो यहाँ पर प्रेशर निकालना है, तो एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ सबसे पहले अगर हम निकाल ले P1 करके ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का मोल 0.1, गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको हम तुरंत बता दें, इसके आगे हम तुरंत इसके बाद टॉपिक बना के पढ़ाएंगे। गैस कांस्टेंट कैपिटल आर होता है जिसका वैल्यू 8.31 होता है। हम तुरंत अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी बना दे रहे हैं, क्या केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हुए हैं। टेंपरेचर को बोलते हैं 300, टेंपरेचर यहाँ पर गिवन है केल्विन में 300 केल्विन, और वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब था, हमने मीटर क्यूब में बदल लिया, यानी 1660 गुने 10 का पावर -6। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो P1 का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 1.5, P1 का वैल्यू आएगा 1.5 × 10⁵ पास्कल। प्रेशर जो आपका आता है 1.5 × 10⁵ पास्कल, ये ऑक्सीजन के लिए आएगा। तो नाइट्रोजन के लिए भी सारा डाटा सेम है, केवल ये 0.2 ज्यादा, ये इसका दुगना है, मोल्स जो है। तो P2 डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 × 10⁵। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर हो जाएगा P = P1 + P2, सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें मेरे समझ से तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक तो आपको एकदम आसान है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों को अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडियल गैस के बारे में, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस। ये कुछ खास नहीं है, देखिए आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। कल आप लोगों को हमने दो लॉ पढ़ाया था, जैसे बॉयल्स लॉ, उसमें हमने क्या बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आप लोगों को एक पढ़ाया गया होगा कि प्रेशर लॉ के बारे में पढ़ाया था, गैर-लुसाक्स लॉ, जिसमें हमने बताया था प्रेशर टेंपरेचर के डायरेक्टली होता है। ये दोनों को कंबाइन कर देने पे P प्रोपोर्शनल T/V होता है। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू देने पे कांस्टेंट आता है, तो P = RT/V होता है। तो PV = RT, ये 1 मोल के लिए होता है, और यहाँ R कांस्टेंट होता है, PV = RT होता है, यहाँ ये R कांस्टेंट होता है, इसी को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और N नंबर ऑफ मोल के लिए इसी को N लगा के लिखते हैं। तो ये सब बच्चा वाला बात है, ऐसे हम बता दिए फॉर्मेलिटी के लिए। अभी इधर आइए, तो काम के बात में आते हैं कि आपको मेन जो समझना है कि इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस के बारे में। तो आपको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। क्या होता है, PV = nRT, जहां P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है। जहां P प्रेशर, V वॉल्यूम और N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स। N जो आपका होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स, N जो होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, चाहे स्पेशली से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट। मतलब N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो मौजूद रहेगा वो हुआ। टेंपरेचर जो होता है यहाँ पर वो केल्विन में होता है। टेंपरेचर आपका क्या चीज में होगा, केल्विन में। और ये R जो है, ये R ही कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को बोला गया है गैस कांस्टेंट। R कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को बोला गया है गैस कांस्टेंट, और इसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। कैसे, आप यहां से निकाल लो।
प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये एन मोल है, टेम्परेचर का केल्विन है, सब चीज का हम लोग को पता है यूनिट। आप पुट करके सॉल्व कर लो, आपको इतना आ जाएगा। R इक्वल टू आएगा आपको 8 पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत। ये तो नॉर्मल फॉर्म होता है जो केमिस्ट्री वाले सर आप लोग बता दिए होंगे, हर एक बच्चे इसको जानते हो। अब इसके दूसरे फॉर्म को हम आपको बताते हैं जो आपको याद रखना है बस। अब इसको हम बोल्टाजमैन कांस्टेंट के रूप में लेके चलते हैं। तो बोल्टाजमैन कांस्टेंट के रूप में इसी इक्वेशन को अगर आपको लिखवाना हो तो आपको हम बता दें कि K जो होता है ये K बोल्टाजमैन कांस्टेंट होता है, BOLTZM बोल्टाजमैन BOLTZM ANN होगा, MANN बोल्टा, स्पेलिंग का ध्यान मत देना, बोल्टाजमैन होगा। तो ये बोल्टाजमैन कांस्टेंट हुआ, तो K को बोल्टाजमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप दिमाग में सेट रख लो कि K को बोल्टाजमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और आपको ये गैसियस मैं आपको अच्छे से बताया होगा सर, ऐसे हम फिर यहाँ बता दें कि बोल्टा ये गैसियस स्टेट में पढ़ाया गया होगा, फिर भी हम चर्चा करते हैं कि बोल्टाजमैन कांस्टेंट जो होता है K, वह गैस कांस्टेंट R और नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गैस कांस्टेंट पर नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। ये आपको याद रखना होगा। आपको हम बता भी दें कि R का वैल्यू आपके पास आया हुआ है 8.31, यहाँ लिखी दी है जूल पर मोल केल्विन। और Na का मतलब होता है एक तरह से, जैसे आप लोगों को Na का मतलब हम बता दें कि Na का मतलब मोल्स हुआ, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल आपको याद रखना है, जो आपको पता होगा एवोगाड्रो की तरह 6.02 into 10 to the power 23, 6.02 into 10 to the power 23 मोल इनवर्स होता है Na। तो ये सिंपल सा बात सब, इसको सॉल्व करने पे तो यहाँ पे आप सिंपल समझिए कि Na का वैल्यू इतना होता है, ये इतना हुआ, इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पे कि इसको बोल्टाजमैन कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका वैल्यू आता है 1.38 into 10 to the power -23। बस ये याद रखिए, कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में आ जाएगा। अब इसका हम रिलेशन केवल बता देते हैं, तो याद रखिएगा स्मॉल n का मतलब है आपको मैंने बताया नंबर ऑफ गैस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट, सॉरी बोलने में गड़बड़ हो गया। स्मॉल n का मतलब याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब सीधा ये तो बच्चा वाला बात है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होता है स्मॉल n, तो स्मॉल n होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय Na। आप इसको याद रखिएगा। तो ये n बराबर जब n बाय Na हुआ, तो यहाँ पर अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन में अगर इसको यूज करें, तो आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आप चाहिएगा तो इसको यूज करिएगा, तो आपको जो लिखते हैं जैसे कि Pv बराबर आप क्या लिखते हैं nRT लिखते हैं, तो Pv n के जगह पर क्या लिख सकते हैं कैपिटल N बाई Na, R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो यहां से आप R निकाल लोगे KNAT, ये कैंसिल हो जाएगा, तो Pv बराबर NKT। देखिए अब ये सब उतना देर बताया बकवास है, कांड के बाद खाली याद रख लो भाई कि आइडियल गैस इक्वेशन दो फॉर्म में हमें याद रखना है, मेन का हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमको दो फॉर्म याद रखना है आइडियल गैस का, एक कि Pv बराबर nRT, क्या याद रखना है Pv बराबर nRT, यहां पर सारा बात बता ही दिए इसका ये कौन कौन चीज क्या है, और दूसरा Pv बराबर nKT, Pv बराबर nRT, दूसरा Pv बराबर nKT। याद रखिएगा कि इसमें R गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.31 जूल मोल पर 3.81 जूल मोल केल्विन होता है, जूल पर मोल केल्विन होता है, और यहाँ K बोल्टाजमैन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 1.38 into 10 to the power -23, और K का यूनिट भी चाहिए तो आप K का यूनिट भी चाहिएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। K का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जूल मोल पर, इसका हो जाएगा जूल पर केल्विन, K का यूनिट हो जाएगा जूल पर। ये सब आपको यूनिट है शुरू से सिखाया गया है, सब 11th का लास्ट है ये सब, अच्छा चाहिए तो लिख सकते हैं। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेन दो रिलेशन, एक ये और एक ये, और मेन दो डाटा एक ये और एक ये दोनों बस आपको याद रखना है, जिससे कि हम कभी न्यूमेरिकल्स करें या आगे खुद लोग न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, सीट वगैरह का डिस्कशन करें, आपको बनाने में मदद मिले। पहले चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब गौर करिए, अब अगला हेडिंग हम लोग बनाते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। छोटा सा
कि प्रेशर इक्वल टू क्या आया था। तो प्रेशर इक्वल टू एकदम बेसिक से लिखते हैं कि हाँ 1/3 mn 1/3 mn बाई v VRMS का स्क्वायर। हम जब तक निकाले तब तक तुम लोग भी कोशिश करो खुद से निकाल लेने का रिलेशन, तुम लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर बात करें कि कैपिटल ये मान लो कि स्मॉल m का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल था और ये n का मतलब नंबर, मान लो कि जैसे कि m एक मॉलिक्यूल का मास था और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो टोटल को कैपिटल M लिख सकते हैं। कैपिटल M का मतलब हो जाएगा mn, कैपिटल M का मतलब mn, कैपिटल M मतलब टोटल पूरे मॉलिक्यूल जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पूरे का मास। तो यहां अगर पुट कर दो तो p बराबर क्या आया था, 1/3 m by v VRMS का स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। चलो बढ़िया। अब जब प्रेशर इक्वल टू इतना आ गया था, इसमें जब कोई डाउट नहीं था, तो मास के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास के जगह पर अगर रख दे तो क्या हो जाएगा, 1/3 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू VRMS का स्क्वायर। वॉल्यूम से वॉल्यूम उड़ जाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रेशर आपका इतना आ जाएगा। इसमें तो मेरे समझ से ये रिलेशन हम कल से अभी तक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब से स्टार्ट किए 4-5 बार बता दिए, इसको अब हम पहला इक्वेशन मान लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम करते क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इससे रिलेशन निकालने में आसानी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हर एक बच्चा जानता है हाफ mv², यानी हाफ mvrms का स्क्वायर। मान लो आपको कि आइडियल गैस इक्वेशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ mvrms, में या सिंपली समझ लो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का काइनेटिक एनर्जी हाफ mvrms स्क्वायर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये जब इतना हो गया, इसमें जो कोई अपन यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वही कहानी, मास के जगह पर फिर क्या लिख लोगे, तो मास के जगह पर फिर वही लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर। वॉल्यूम से वॉल्यूम उड़ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ रो VRMS का स्क्वायर। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। गौर से देख लो, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो दोनों इक्वेशन को तुम गौर से देखोगे तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को तो फिर यहां पे अगर